हेलो वॉरियर्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी। मैं प्रशांत सिंह, फैकल्टी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है जो इंडियन आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर या एज अ सोल्जर या एज अ सेलर या एज एन अप्रेंटिस या एज एन एयरमैन इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमारे साथ रहता है, जो बच्चे स्पेशली रूरल एरियाज से आते हैं, उन्हें यह नहीं पता रहता कि व्हाट आर द एंट्री स्कीम्स और उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं या कितनी एंट्री स्कीम्स आप मैक्सिमम ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर एज पे या किसी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ में। अगर हम बात करें कि आप 12th के बाद में कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनमें आप अपेयर हो सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास कौन से ऐसे डिग्री होनी चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस को अवेल कर सके। ऐसे बच्चे जो एनडीए के लिए खास करके आते हैं, जो रूरल एरियाज से होते हैं या अर्बन एरियाज से भी, जिनको नहीं पता रहता है कि क्या एंट्री स्कीम्स है, तो वो एक एनडीए या टीएस एंट्री स्कीम को ही कंसीडर करते हैं और जो फर्दर चांसेस हैं वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से अवेल नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे चांसेस की, उन सारे एंट्री स्कीम्स की जिनमें आप अपेयर हो सकते हो और ज्यादा से ज्यादा चांसेस आपको मिल सकते हैं, जिससे आप एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि आप ऑफिसर या सेलर या एयरमैन या आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन ना कर सकें। तो हम देखेंगे कि क्या क्या एंट्री स्कीम्स है। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि हम इंडियन आर्म फोर्सेस की कौन कौन से विंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई हैव हियर रिटन हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। अब इसमें कौन कौन से विंग्स आपको ज्वाइन करने हैं। पहला आप आर्मी कर सकते हैं, सेकंड इज नेवी, थर्ड इज एयरफोर्स और चौथी आपकी कोस्ट गार्ड है। अब अच्छा, कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनको पता था कि एनडीए के साथ में नेवल एकेडमी का एग्जाम होता है, आप कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हो, बट ग्रेजुएशन के बाद में क्या एंट्री स्कीम है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या रहनी चाहिए, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके एक एक एंट्री स्कीम को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद एंट्री स्कीम्स को लेके आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास 4 ऐसे विंग्स हैं जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। अब हम देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से या आपकी एज के अकॉर्डिंग क्या क्या एंट्री स्कीम्स आप अवेल कर सकते हैं। अब अगर एंट्री स्कीम्स की बात करें तो हम इनको 3 बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला +2 लेवल पे, जो कि आपका 12th के बाद में होता है, दूसरा आपका ग्रेजुएशन के लेवल पे और तीसरा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे। अगर +2 लेवल पे हम बात करें तो +2 लेवल पे केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स ही अपेयर हो सकते हैं या मेल कैंडिडेट्स ही ज्वाइन कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर सकती। उनके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एंट्री स्कीम्स हैं। अगर हम फर्दर बात करें कि +2 लेवल पे कौन कौन सी एंट्री स्कीम्स हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, अब हम बात करेंगे कि ऑफिसर्स एंट्री के लिए क्या है और अदर रैंक्स के लिए क्या है। ऑफिसर्स एंट्री के लिए आपके पास 2 स्कीम हैं, पहला एनडीए और दूसरा है 10+2 टीएस। मैं थोड़ा सा अलग हो जाता हूं, आप लोग एक बार इसको डिटेल में देख लीजिए। इस पेज को, यहां पे जो जो डिटेल्स लिखी हुई हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको लगेगा कि हां, ये सारे एंट्री स्कीम्स मैं अवेल कर सकता हूं। तो एनडीए के लिए आपको पता है एलिजिबिलिटी आपकी क्या होती है, आपने 12th को पास किया होना चाहिए। आपने केवल और केवल 12th पास किया हुआ है तो आप एनडीए में अपेयर हो सकते हो। अब एनडीए में अगर आपको एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। बट अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी स्ट्रीम से 12th को क्वालिफाई किया होना चाहिए। अगली हम बात करेंगे 10+2 टीएस एंट्री की। ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है जो इंडियन आर्म फोर्सेस में या इंडियन आर्मी में जो इंजीनियर्स जाते हैं, जो +2 लेवल से जाते हैं, इनकी ट्रेनिंग ओटीए गया में होती है और इसके लिए आपकी जो एंट्री स्कीम है उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ कम से कम 70 या 75% मार्क्स से 12th कंप्लीट किया होना चाहिए। अब ये जो मैंने कट ऑफ बताया है परसेंटेज का, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ये 70% भी हो जाता है, इस बार तो 79% या 80% भी पहुंच जाता है। तो डिपेंड करता है कितना होना चाहिए, एटलीस्ट आपने 70 या 75% स्कोर किया होना चाहिए, राइट। अगली एंट्री स्कीम की अगर हम बात करें जो कि अदर रैंक्स में, अच्छा, एनडी और टीएस की जो एज है ये 16.5 से 19.5 है, जो कि एकेडमी ज्वाइन करने की एज है। मतलब जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और जब तक आपका पूरा प्रोसेस होके जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं 1 साल का टाइम रहता है। तो अगर मैं बोलूं कि आपको जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो 15.5 से 18.5, मतलब 15.5 साल से लेके 18.5 साल तक की एज में ही आप इन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं।
तो एक तरीके से अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे तो हमें 3 साल मिलते हैं जिसमें हम इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एनडीए 1 साल में 2 बार आता है और टीएस भी 2 बार आता है 1 साल में, मतलब 6 और 6 12, टोटल जो आपके चांसेस हैं वो 12 हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो अदर रैंक्स हैं +2 लेवल पे वो क्या क्या। अब बच्चे ने एनडीए दिया, एसएसबी कंटिन्यूअसली दे रहा है, माइट बी कि कई बार होता है नहीं हो पाता है, देन अगर आप में वो पैशन है, आप में वो डेडिकेशन है कि आप आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन ही करना चाहते हैं, तो आपके पास और भी एंट्री स्कीम्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। जो एयरफोर्स में एयरमैन होते हैं, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए सेलेक्ट करे जाते हैं, उनके लिए एंट्री स्कीम है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। अब अगर इसकी मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इसमें 17 से लेकर 21 तक की एज तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका टेक्निकल जो कि एक्स ग्रुप होता है उसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 12th लेवल पे होने चाहिए, और जो वाई ग्रुप है जो कि नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसके लिए आपने 12th पास किया होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके कम से कम जरूर होने चाहिए। क्लियर है। अगली अगर हम बात करें कि सेम तरीके की एंट्री जो आपकी नेवी में सेलर्स के लिए आते हैं, जिसको हम एसएसआर एंड AA बोलते हैं, ये भी 1 साल में 2 बार आती है, और एयरफोर्स की भी एक्स एंड वाई ग्रुप की एंट्री 1 साल में 2 बार आती है। इसके लिए भी आपकी एंट्री स्कीम में जो एलिजिबिलिटी है वो एज की सेम है, बस यहाँ पे क्या है कि आपको जो 12th आपका है उसमें कम से कम 60% जरूर होने चाहिए। अब अगर हम बात करें कि आर्मी में क्या क्या ऐसी ब्रांचेज हैं जिनमें आप ज्वाइन कर सकते हो, तो मेनली आर्मी क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और जो टेक्नीशियन सोल्जर्स होते हैं, और उसके अलावा जो आपका जीडी होता है। अब अगर इनके लिए हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आर्मी क्लर्क है उसकी एज 17 से लेके 21 रहती है, 23 रहती है, और इसमें आपने 12th में इंग्लिश जरूर आपके पास होनी चाहिए, और कम से कम आपने 50% मार्क्स जरूर स्कोर किए होने चाहिए, और वो भी आपका इंडिविजुअल 50% सब में होना चाहिए। उसके बाद में अगर नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो एज जो है इसका 17 से लेके 23 तक रहता है, और इसमें आपके पास 12th में बायोलॉजी जरूर होना चाहिए। टेक्नीशियन में फिर से आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये एंट्री स्कीम जो +2 लेवल की है सारी समझ में आई होंगी। अगर हम यहां से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कम से कम 7 से 8 एंट्री स्कीम ऐसी हैं जो आपके 12th के लेवल पे आती हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो ज्वाइन करने के तरीके बहुत ब्रॉड हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हमें नहीं पता चलता। अब हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या एंट्री स्कीम्स हैं। फर्दर अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे डिवाइड करें तो 2 तरीके के एंट्री स्कीम्स हम बता सकते हैं। एक तो टेक्निकल वाला। अब टेक्निकल वाले कोर्सेज में आपके पास टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए या टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए जो कि BE या BTech होती है, और जिसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेज बोलते हैं कि आपने 4 साल का टेक्निकल कोर्स किया होना चाहिए। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा वालों का नहीं लिया जाता है। और नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास जो बाकी कोर्सेज हैं जिसमें आप BE या BTech नहीं करते हैं वो वाले कोर्सेज हैं। अब अगर ग्रेजुएशन में हम नॉन टेक्निकल एंट्री स्कीम की बात करें तो जो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा पॉपुलर एंट्री स्कीम है वो है आपका CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एब्रिविएशन है। ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि UPSC साल में 2 बार रिलीज करती है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अपेयर हो सकते हैं, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक कंबाइंड फॉर्म आता है, इसीलिए इसका नाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज रखा गया है। अब इससे जो गर्ल्स हैं वो आर्मी में OTA के लिए ही अप्लाई कर सकती हैं, और जो बॉयज हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज दी गई है इसको ज्वाइन करने की वो आपकी 19.5 से लेके 25 तक है। 25 जो कि OTA के लिए है और 24 आपकी IMA के लिए है, या आपका जो AFA है और INA है उनके लिए है। जो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन बोली गई है, आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी परसेंटेज के साथ। आपने जस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया है तो आप CDS में अपेयर हो सकते हैं। गर्ल्स के लिए मैंने बताया हुआ कि केवल OTA जो इसकी पेपर या जो OTA की सीट्स आती हैं उन्हीं में ही अपेयर हो सकते हैं। इसमें आर्मी में जो IMA है मतलब परमानेंट कमीशन वाली ब्रांच है उसमें नहीं अपेयर हो सकती, और उसके अलावा एयरफोर्स या नेवी के लिए भी अपेयर नहीं हो सकती। अगली बात करेंगे हम SSC NCC स्पेशल। अब जिन बच्चों ने NCC सीनियर डिवीजन में मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे NCC किया और जिनके पास C सर्टिफिकेट है, NCC का C सर्टिफिकेट है,
वो बच्चे एनसीसी स्पेशल एंट्री जो कि एक साल में 2 बार आती है, बिना कोई रिटर्न दिए हुए डायरेक्ट एसएसबी फेस कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पे भी आपका एनसीसी का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। दूसरी ये चीज है कि आपको एनसीसी की वजह से कम एक साल में 2 फ्री की एंट्रीज मिलनी, जिसमें आपको रिटर्न भी नहीं क्वालिफाई करना। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसीलिए आपसे बोला जाता है कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो ग्रेजुएशन में जो आपने सीनियर विंग है एनसीसी का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगली अगर हम एंट्री की बात करें तो आपकी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जैग है, जिसको हम जज एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये एंट्री स्कीम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लॉ कोर्सेज किए हुए हैं, जिन्होंने एलएलबी किया हुआ है। अब एलएलबी में जिनका 55% मार्क्स आए हुए हैं, उन लोग को फिर से जो आर्मी की जज एडवोकेट जनरल या जो जुडिशियल ब्रांच है उसमें इनका सिलेक्शन होता है, और इन लोग को भी कोई रिटर्न नहीं देना होता, डायरेक्ट एसएसबी इनके लिए भी आती है। तो ऐसा नहीं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में आपको एक पर्टिकुलर केवल वॉर के लिए ये तैयार किया जाता है। एक बहुत ही ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, हर तरीके के लोग, ट्रेडमैन से लेके कारपेंटर से लेके छोटा सा कॉबलर से लेके और जनरल तक, सारे लोगों की यहां पे जरूरत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, हर तरीके के लोगों की जरूरत है, इसीलिए सारे एंट्री स्कीम्स आते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी भी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जो बच्चे बीटेक वाले हैं या जो बच्चे एलएलबी वाले हैं, जिन्होंने और सारे कोर्सेज कर रखे हैं, उन्हें लगता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है। अब कोई बच्चा जिसने मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, जिसने एमबीए किया हुआ है, उसे लगता है कि वो आर्म फोर्सेज में जा ही नहीं सकता। तो आपको कम से कम ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो एंट्री स्कीम मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे बच्चे इससे रेकमेंड होते हैं, दैट इज एफकैट। एफकैट स्टैंड्स फॉर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयरफोर्स अपना एक कॉमन एडमिशन टेस्ट खुद करवाती है, जिसको एफकैट बोलते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अपेयर हो सकते हैं। फिर से आपकी जो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 60% होनी चाहिए। आपके जो ग्रेजुएशन आपने स्कोर किया है वो 60% होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं। अगर ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना चाहते हैं तो आप 12th और ग्रेजुएशन के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को। यहां तक मैंने बात करी ग्रेजुएशन के बाद में जो नॉन टेक्निकल एंट्री स्कीम आती है। नॉन टेक्निकल जिसमें आपका बी या बीटेक कोर्स नहीं मांगा जाता है। जो एज है वो एफकैट के लिए अगर मैं बात करूं तो 19 से लेके आपका 26 तक रहता है, या जो फ्लाइंग है उसके लिए 24 ही रहता है। जो 26 है वो आपकी ग्राउंड ड्यूटी की ब्रांच है। एसएससी जैक का जो है 27 ईयर्स की एज तक रहता है। एनसीसी स्पेशल ओटीए में आपकी ट्रेनिंग होती है शॉर्ट सर्विस के लिए, इसलिए 25 साल की एज तक ही ज्वाइन कर सकते हैं। और सीडीएस से जो बच्चे परमानेंट कमीशन के लिए जाते हैं, जो एयरफोर्स या नेवी के लिए जाएंगे 24 ईयर्स की एज तक, और जो बच्चे ओटीए के लिए जाएंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए वो 25 ईयर्स की एज तक। अब अगली एंट्री स्कीम की अगर मैं बात करूं वो है ग्रेजुएशन में टेक्निकल एंट्री स्कीम। जो जितने भी बीटेक वाले हैं, टेक वाले हैं, उनके लिए एंट्री स्कीम्स आती हैं। अच्छा, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th किया। अब 12th के बाद उन्हें लगता है कि अगर मैं बीटेक में एडमिशन ले लेता हूं या मैं टेक्निकल कोर्स करता हूं, देन आई कैन बिकम ओनली एन इंजीनियर। मैं इंडियन आर्म फोर्सेस को नहीं ज्वाइन कर सकता। बट ऐसा नहीं है, आपके पास फिर भी चांसेस हैं, आपके पास फिर भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आप तक ये इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो पहला अगर मैं इसमें कोर्स बात करूं तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अच्छा, ये कोर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो बड़े अलग तरीके की है। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम है जो आपके टेक्निकल परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही होती है। इसमें क्या होता है कि जो आर्म फोर्सेज है वो कॉलेज से ही बच्चों की स्क्रीनिंग करवाना शुरू करती है। जो बच्चे फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, आर्म फोर्सेज के कई सारे लोग आपके कॉलेजेस में आएंगे और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप वॉलंटरली उन फॉर्म्स को फिल करते हैं और उसके बाद में आपकी स्क्रीनिंग वहीं पे की जाती है। देन जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं वो फर्दर फिर इंटरव्यूज के लिए प्रोसीड कराए जाते हैं। अगली अगर एंट्री स्कीम की मैं बात करूं वो है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, दैट इज कॉल्ड टीजीसी। टीजीसी की जो एज है वो 27 ईयर्स तक की है। और फिर से इसमें आपने ग्रेजुएशन में जो कि आपके बी या बीटेक कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, उसमें आपका परसेंटेज 60% से ज्यादा ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा हमेशा कट ऑफ रहती है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप टेक्निकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आपको फ्री के बहुत सारे एंट्री स्कीम्स मिलने वाले हैं। देन आपको केवल और केवल एसएसबी पे फोकस करना होगा, आपको रिटर्न के लिए प्रिपरेशन ही नहीं करनी होगी, क्योंकि आपको फ्री के इतने सारे एंट्री स्कीम्स मिलेंगे।
अगर मैं बात करूं एसएससी टेक की, अच्छा ये जो एसएससी टेक है आपका नेवी के लिए भी होगा, एयरफोर्स के लिए भी होगा, आर्मी के लिए, डिपेंड करता है, अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से आपको रिलीज किया जाता है जो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो एसएससी टेक के लिए फिर से इसमें क्या है, आपको मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, और ये लगभग सारे हैं जो साल में 2 बार आते हैं। जी हाँ, साल में ये 2 बार आते हैं हर किसी का, ठीक है। एसएससी टेक फिर से बी या बी टेक वाले बच्चों के लिए है, और आपका परसेंटेज जितना अच्छा होगा आपके चांसेस उतने अच्छे होंगे कि आपका कोलैबोरेटर आ जाएगा। क्योंकि अगर परसेंटेज अच्छा नहीं होगा और कई बार कट ऑफ हाई चली जाती है, देन उस केस में आप उस एंट्री स्कीम को मिस कर सकते हैं। आर्मी एजुकेशन कोर की अगर मैं बात करूं तो ये टेक्निकल नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो एजुकेशन कोर है, जो टीचर्स कैडेट्स को पढ़ाते हैं ट्रेनिंग एकेडमीज में, उनको हायर किया जाता है। उनको आई वुड बेटर से कि आर्मी या एयरफोर्स या नेवी रेकमेंड करती है, और इनके लिए एमए या एमएससी या पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उन कोर्सेज को बोला जाता है। उनमें आपने एक पर्टिकुलर मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए, एक पर्टिकुलर परसेंटेज होना चाहिए, जो कि फिर से 55% से कम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने पीजी किया हुआ है, जब नोटिफिकेशन आती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही टीचर चाहिए होता है, तो उन सब्जेक्ट्स में अगर आपने पीजी किया हुआ है कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ, जितना उस नोटिफिकेशन में रिलीज किया गया है, तो आप आर्मी एजुकेशन कोर को एज अ टीचर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक नई एंट्री स्कीम जो कि इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट के नाम से आईनेट जिसको बोलते हैं, रिलीज किया गया है। ये एंट्री स्कीम 1 साल में 2 बार आती है, जिसमें टेक्निकल कैंडिडेट जिनका परसेंटेज 60% से ज्यादा है, एक रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करके आईनेट के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री स्कीम है जिससे कई सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, और नेवी इस एंट्री स्कीम के थ्रू कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर रिटन क्वालिफाई करके बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका पैशन इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का है। यहां तक हमने बात कर ली कि जो ग्रेजुएशन लेवल पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एंट्री स्कीम्स होती हैं। अब अगली मैं बात करूंगा सर्विस एंट्री स्कीम की। अब इसमें जो बच्चे एज अ सोल्जर इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि यार मुझे ऑफिसर बनना चाहिए था, बट मैं सोल्जर बन के रह गया। तो यहां पे मैंने वो एंट्री स्कीम्स लिखी हैं जो सर्विंग सोल्जर्स जिनमें अपेयर हो सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एसीसी, और ये आर्मी कैडेट कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बड़ी ही आसान है। आपने जस्ट 12th पास किया होना चाहिए। अगर आपने 12th पास किया और आपने कम से कम 3 साल सर्विस कर रखी है, जिसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूडेड होता है, तो आप एसीसी में अपेयर हो सकते हैं अप टू एज ऑफ 27 ईयर्स। और उसमें भी आपको 3 चांसेस मिलते हैं। आपको रिटन क्वालिफाई करना होता है, देन आप एसएसबी के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज या कुछ डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज भी होती है, जैसे आपका जो कमांडिंग ऑफिसर है, जिसको हम सीओ बोलते हैं, जो कर्नल रैंक का होता है, वो आपको जरूर रिकमेंड करें कि आप इस एंट्री स्कीम में अपेयर हो सकते हैं। अगली बात है परमानेंट कमीशन, जो स्पेशल लिस्ट आती है। इसमें क्या होता है कि वो सोल्जर्स जिन्होंने 10 साल तक सर्विस कर रखी है, उन लोग के लिए एक स्पेशल लिस्ट आती है जो कि 1 साल में 1 बार रिलीज होती है, और ये डिपार्टमेंटल प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा सा हेक्टिक है, मैं कह सकता हूं। और जो एक और एंट्री स्कीम है सर्विंग कैंडिडेट के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर, एससीओ। ये 42 इयर्स की एज तक ऑफिसर बन सकते हैं। एससीओ फिर से एक डिपार्टमेंटल सर्विस है। डिपार्टमेंटल एक तरीके से कह लीजिए प्रमोशन दिया जाता है उन सोल्जर्स को जिन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है और जो और भी आगे अच्छा कर सकते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, उनके लिए ये एंट्री स्कीम बनाई गई है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंडियन आर्म फोर्सेस हर उस इंडिविजुअल को, हर उस कैंडिडेट को प्रमोशन दे रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, या उनको अपलिफ्टमेंट उनका कर रहे हैं जो उनको ज्वाइन करते हैं, जो उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आपके सारे एंट्री स्कीम्स यहीं तक है, मैंने ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर दिए हैं, फिर भी अभी बहुत सारे एंट्री स्कीम्स बाकी हैं। गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए भी मैंने बता रखा है कि कौन कौन से ऐसे एंट्री स्कीम्स हैं जिनमें वो अपेयर हो सकते हैं और जिनके थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है, जो और आनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को उन सारे लोगों तक जरूर सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो इंडियन आर्म फोर्सेस को प्रिपेयर करके ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप बहुत सारे एकेडमीज हैं थ्रू आउट इंडिया, आपको जो एकेडमीज अच्छे लगे, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी भी उनमें से एक है। अगर आप चाहते हैं कि इन जगह को भी आप विजिट करें तो आप बिल्कुल नंबर्स पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, या आप लखनऊ कभी आते हैं तो इस एकेडमी को जरूर विजिट कीजिए, जिससे आपको पता चले कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जो प्रिपरेशन, जो यहाँ पे तैयारी चल रही है, क्या वो उस लायक है।
फर्दर कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर लीजिए या ऑफिशियल जो साइट है उस पर टेक्स्ट या मैसेज करके इंक्वायरी के फॉर्म में कभी भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक अगर आपको कोई भी ऐसी डिटेल लगती है कि जो आपको नहीं समझ में आई, फिर से हम लोग को कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी जो और इंफॉर्मेशन है आपको अगली डिटेल्स अगले वीडियोस में जरूर मिलेंगी। तब तक के लिए आप लोग आराम से घर पे रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।